सगी बहन बनी सौतन। दशरथ ने अपनी दोनों बेटियां टीना और काजल का रिश्ता अभिमन्यु और कार्तिक से तय कर दिया था। तभी वह अपने दोनों दामादों को मिठाई खिलाता है। फिर कार्तिक हाथ धोने के बहाने अंदर जाता है। वहीं टीना उसे अपनी ओर खींचकर कहती है, कार्तिक, मैं अब तुमसे और दूर नहीं रह सकती। बाहर भी जाएंगे तो हम अपने अपने पार्टनर के साथ बिजी होंगे। तुम्हारे साथ वक्त ही नहीं गुजार पाऊंगी। अच्छा, तभी तुमने मुझे यहाँ चुपके से खींच लिया ताकि अकेले मिल पाऊं। हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारा भी मुझसे मिलने का मन कर रहा था, इसीलिए मेरे पीछे पीछे आए, वरना तुम तभी चले जाते बाहर। अच्छा, आप बाहर चलो वरना कोई हमें देख लेगा। यू नो ना, मैं तुम्हारा देवर हूँ। देवर होंगे सबके लिए, मेरे लिए तो तुम मेरी जान हो। मैं तुमसे प्यार करती थी। मैंने पापा से तुम्हारे लिए रिश्ता मांगा था, लेकिन उल्टा ही हो गया। मेरा रिश्ता तुम्हारे बड़े भाई के साथ कर दिया और मेरी सौतेली बहन का तुम्हारे साथ। उससे तो मैं वैसे भी चिढ़ती हूँ और अब तो और गुस्सा आएगा। कोई बात नहीं जान, ऐसे न सही तो वैसे ही सही। रहेंगे तो एक ही घर में, तो कर लिया करेंगे मजे बाहर जाकर। अरे दोनों बच्चे, तुम कहाँ रह गए? वो तुम्हें बुला रहे हैं। दशरथ की आवाज सुनकर वह दोनों कार में पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद चारों एक रेस्टोरेंट में आकर आइसक्रीम का मजा लेते हैं। तभी टेबल के नीचे कार्तिक टीना का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे आंखें दिखाती है। क्या हुआ टीना, तुम अनकंफर्टेबल हो क्या? हम दूसरे रेस्टोरेंट में चलें? नहीं नहीं अभिमन्यु, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ओके। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही शादी से पहले, उसके बाद तो हम हस्बैंड वाइफ बनकर आएंगे। हाँ जान, ये तो है। तुम तीनों में से किसी को कुछ और ऑर्डर करना है? पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी? नहीं, हो गया। अभिमन्यु, मैं सोच रही थी शादी के बाद हम किसी रिजॉर्ट में चलते हैं चारों। अच्छा आइडिया है, टाइम स्पेंड कर लेंगे। हाँ, मुझे तो ये आइडिया अच्छा लगा। ठीक है, तो शादी के बाद हम वहीं चलेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बहन। हम दोनों बहनों की एक साथ एक ही मंडप में शादी हो रही है और एक ही घर में जाएंगे। हाँ काजल, इस तरह से दोनों कपल एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। पर कुछ दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। कविता अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश करती है। टीना आगे बढ़ जाती है। वहीं काजल अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। उसकी शक्ल देखकर कविता मुंह बनाकर कहती है, अरे ओ काली बहुरिया, क्या अपने मन में मंत्र पढ़ रही हो? गोरी बहू तो आगे बढ़ गई, तुम क्यों अभी तक यहीं खड़ी हो? चलो अंदर। मुझे तो ये समझ नहीं आता, एक बाप की एक गोरी बेटी और दूसरी काली क्यों है? माँ, आपको ऐसा कहना जरूरी है क्या? जब आपको पता है दशरथ पापा जी की दूसरी शादी से काजल हुई है और उसके रंग रूप का कोई मतलब नहीं है, वो बहुत अच्छी है ना मेरे भाई कार्तिक? तभी तो उसने काजल से शादी करने का फैसला किया है। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल, काजल बहुत अच्छी है। चलो काजल। कार्तिक काजल का हाथ पकड़कर उसके साथ गृह प्रवेश करता है। ये देख टीना चिढ़ जाती है। कार्तिक को बड़ा टीना का हाथ पकड़ना है। आऊंगी ना, अभी तो बताऊंगी। कुछ देर बाद चारों अपने कमरे में पहुंच जाते हैं। तभी टीना अभिमन्यु से कहती है, अभिमन्यु, मुझे रसोई में जाना है, तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना, मुझे तुम्हारा इंतजार है। टीना कार्तिक को खिड़की से इशारा करती है तो कार्तिक काजल को दूध लेने के लिए रसोई में भेज देता है। तभी टीना उसके कमरे में आकर तकिया उठाकर कार्तिक पर फेंकती है। ज्यादा पतिव्रता तो नहीं हो रहे हो तुम? मेरी बहन के लिए भूल मत जाना, तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे। अरे नहीं जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ। अगर ऐसा है तो तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा? दूर रहा करो उससे। तुम्हारे करीब आने का सिर्फ मुझे हक है। हाँ बिल्कुल, तुम ही मेरे करीब हो। ये कहकर कार्तिक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसके एक झुमके को उतार देता है। ये तुम क्या कर रहे हो? काजल आ गई तो, उसने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। अभी तो तुमने बोला था तुम मेरे करीब आ सकती हो, तो मैं ये सब भी ना करूं? मैं नहीं चाहता तुम अभिमन्यु के करीब जाओ। वो सब मैं संभाल लूंगी, तुम टेंशन मत लो। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। तभी अचानक से काजल आ जाती है और कार्तिक उसे धक्का मारता है और काजल कहती है, अरे टीना दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, तुझे ढूंढते हुए आई थी, पर तू यहाँ नहीं थी तो फिर मैं कार्तिक से बात करने लग गई। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अभिमन्यु मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये देखकर काजल को अजीब तो लगता है, पर वो नजरअंदाज कर देती है। टीना अपने कमरे में चली जाती है और थकावट का बहाना मारकर सो जाती है, जो कि अभिमन्यु को अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही अगले दिन जब टीना रसोई में खाना बना रही थी, तभी कार्तिक उसे अकेला देखकर जकड़ लेता है।
वो उसे फिर से अलग करती है, तभी काजल वहां आ जाती है। अरे कार्तिक, आप यहाँ पर, आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बता दीजिए। हाँ, तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था। मेरे लिए पनीर के पराठे बना देना। जी बना दूंगी। दीदी, आपने क्या बनाया है जीजू के लिए? उन्हें कढ़ी पकौड़े बहुत पसंद है, वही बनाया है। ये उन्हें देकर आ, मैं काम कर रही हूँ। ये सुनकर काजल अभिमन्यु के पास कढ़ी पकौड़े लेकर जाती है। इसे देखकर अभिमन्यु खुश हो जाता है और चाव से खाता है। काजल वहां से जाती है कि फिसल कर अभिमन्यु की बाहों में आ जाती है, जहां वो दोनों एक दूसरे को ताड़ते हैं। सॉरी सॉरी जीजू, अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं काजल, जीजू मत बोलो, बहुत ओल्ड फैशन हो गया। तुम मुझे अभी ही बोला करो, ओके? अभी। और हाँ, अगले हफ्ते हमें रिसोर्ट पर पहुंचना है, तो तैयारी कर लेना। ओके अभी। ये कहकर अभिमन्यु चला जाता है। शाम के समय जब अभिमन्यु दफ्तर से लौटता है तो टीना फोन में कार्तिक की फोटो देखकर किस कर रही थी। अभिमन्यु देख लेता है और कुछ पूछता है तो टीना बहाना लगा देती है। फिर वो भी भूल जाता है और उसके बालों में गजरा लगाता है। कैसा लगा तुम्हें ये टीना? बहुत अच्छा है। ऐसे ही एक ही घर में छुपकर टीना कार्तिक से मिलती है। ऐसा होते हुए अभिमन्यु और काजल को शक होता है, पर वो इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। 2-3 दिन बाद सभी रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं, जहां अपने अपने पति के साथ वो बहुत फोटो खींचती हैं, टाइम स्पेंड करती हैं, एक साथ डिनर करते हैं। वाओ, ये रिजॉर्ट तो बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत मजा आया। मैं लेकिन बहुत थक चुका हूँ, सोने जा रहा हूँ। चलो जाकर सो जाते हैं। ये कहकर कार्तिक आंखों ही आंखों में टीना को अपने पास बुलाने का इशारा देता है। फिर चारों अपने रूम में चले जाते हैं। कार्तिक और टीना अपने अपने पार्टनर को बेवकूफ बनाकर पूल में एक दूसरे से गले लगते हुए मिलते हैं। काजल अपने पति को बेड पर ना पाकर खिड़की से बाहर की ओर झांकती है, जहां उसे अपनी गोरी बहन सौतन के रूप में पति के साथ दिखती है। ये क्या, इतने दिनों से जो मैं देख रही थी उसे मैंने यूं ही नजरअंदाज किया है, लेकिन इन दोनों का सच में चक्कर चल रहा है। मुझे अभिमन्यु को बताना होगा। काजल अभिमन्यु को लेकर स्विमिंग पूल की ओर पहुंच जाती है। ये नजारा देखकर अभिमन्यु जोर से टीना का नाम लेता है। टीना, ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी पत्नी होकर मुझसे ही दगाबाजी करी। अरे कुछ नहीं तो एक बार अपनी बहन के सुहाग के बारे में तो सोच लेती। क्यों सोचूं मैं? और इसके लिए और मुझे किसी हिम्मत की जरूरत नहीं, ना ही मुझे शर्म करने की जरूरत है। मैं कार्तिक से बहुत प्यार करती हूँ, वो भी पहले से। गलती से हमारा रिश्ता ऐसे जुड़ा जिसकी वजह से हमें छुप छुप कर मिलना पड़ा। वाह दीदी, तुम तो मेरी सौतन बन गई। अगर ऐसा ही था तो शादी होने से पहले बता देती। 4 जिंदगी बर्बाद करने का हक तुम्हें किसने दिया? देखो, हम दोनों तुमसे माफी मांगते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। ठीक है, आप दोनों साथ रहो, पर अब मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी? कौन मुझे अपनाएगा? मैं हूं ना काजल। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मुझसे शादी करना चाहोगी? ये सुनते ही काजल अभिमन्यु के गले लग जाती है। ये देखकर वो दोनों भी खुश हो जाते हैं और अब दोनों बहनों को अपना असली जीवन साथी मिल गया था, जिसके बाद वो दोनों बहन अपने जीवन साथी से दोबारा शादी करती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। सर पर टोकरी लिए टमाटर बेचने के लिए आनंदा बाजार में यहाँ से वहाँ आवाज लगाते हुए घूमती है। टमाटर ले लो, टमाटर, लाल लाल टमाटर, रसीले टमाटर, टमाटर ले लो टमाटर। आनंदा को टमाटर बेचते हुए देख कुछ औरतें उसके पास आती हैं और उससे टमाटर खरीदने लगती हैं। क्या भाव दिए हैं टमाटर? 30 रुपए किलो है बहन जी, बोलो कितने कर दूं? तुम तो ज्यादा ही बता रही हो, बाजार में तो सब लोग 20 रुपए किलो दे रहे हैं। बहन एक काम करो, उन्हीं से जाकर ले लो। मैं तो खुद की ताजा खेती में से लेकर आती हूँ टमाटर, उन्होंने तो पता नहीं कब के धरे हुए हैं। आनंदा के ताजे ताजे टमाटर देखकर सावित्री उससे 1 किलो टमाटर ले लेती है, जिसके बाद आनंदा टमाटर बेचने आगे निकल जाती है। आगे उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटी, मैं बहुत दुखी हूँ, कुछ खाने के लिए दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। माँ जी, मेरे पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास ये लाल रसीले टमाटर हैं, आप इन्हें खाकर अपना पेट भर सकती हो। आनंदा कलावती को टमाटर दे देती है, जिसके बाद वो औरत टमाटर से ही अपना पेट भर लेती है। वैसे तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। क्या बताऊं अम्मा, मेरे सर पर मेरी बेटी की जिम्मेवारी है, मेरे ससुराल वालों का साथ नहीं है और मेरे गरीब माता पिता भगवान को प्यारे हो गए हैं। हे भगवान, तुम्हारी जिंदगी में तो दुखों का अकाल पड़ा है, ये सब कैसे हुआ?
मेरे गरीब माता पिता ने बहुत ही मुश्किलों से मेरी शादी की थी, लेकिन मेरा रंग काला था। जैसे तैसे मेरी शादी तो हो गई, लेकिन मेरे काले रंग की वजह से शादी के कुछ दिनों के बाद मेरी सास ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया। इसने तो कहा गया कि लड़की की शादी में खूब सारा दहेज आएगा, लेकिन देखो तो सही, भला एक कील तक नहीं लेकर आई हैं। माँ जी, मेरे माता पिता गरीब हैं, भला वो कहाँ से देंगे इतना सारा दहेज जितना आपको चाहिए? अरे किसने कहा है कि हमें इतना सारा दहेज चाहिए? अरे इंसान की कोई जुबान भी होती है, और तेरे माता पिता की तो कोई जुबान ही नहीं है। निर्मला ये सब कह रही थी कि तभी आनंदा के फोन पर कॉल आती है। अरे आनंदा बहन, जितना जल्दी हो सके गांव आ जाओ। कंपनी में एक मशीन अचानक से आपके माता पिता के ऊपर गिर गई थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। आनंदा फौरन ही माता पिता के अंतिम संस्कार में चली जाती है। उसके बाद उसकी सास निर्मला उसका और भी जीना हराम कर देती है। कुछ समय में आनंदा को एक बेटी भी हो जाती है, लेकिन बेटी के पैदा होते ही आनंदा का पति किसी एक्सीडेंट के दौरान भगवान को प्यारा हो जाता है, जिसके चलते निर्मला उसे घर से बाहर निकाल देती है। जब मेरा बेटा ही इस दुनिया में नहीं रहा तो तेरा और तेरी बेटी का बोझ मैं क्यों उठाऊं? जा जा, चली जा यहाँ से, और लौट कर दोबारा मत आना यहाँ। उस दिन के बाद से मैं अपनी बेटी को लेकर अलग रह रही हूँ। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ऐसा कहकर कलावती अपनी साड़ी के पल्लू का एक पल्ला खोलती है, जिसमें से कुछ बीज के दाने निकलते हैं। जैसे ही कलावती आनंदा को बीज के दाने देती है, कलावती अचानक से एक देवी के रूप में प्रकट होती है। मैं हमेशा अच्छे और बेसहारा लोगों की मदद करती हूँ। कई समय से मैं तुम्हारे ऊपर नजर रख रही थी। तुम बहुत मेहनत करती हो अपनी बेटी के लिए और अपने लिए। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, इन जादुई बीजों को अपने टमाटर की खेती में डाल देना। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। आनंदा उन बीजों को लेने के बाद उनकी तरफ देखने लगती है। जैसे वो गर्दन उठाकर देवी माँ से कुछ कहने वाली होती है, देवी माँ वहां से गायब हो जाती हैं। अरे ये क्या, देवी माँ तो गायब हो गई। आनंदा शाम तक सारे टमाटर बेचने के बाद वापस अपने घर लौट आती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी रूपाली के लिए खाना बनाती है और उसे खाना खिलाती है, जिसके बाद वो सोने से पहले अपनी बेटी को पढ़ाती भी है। रूपाली, मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो मैं तुम्हारे साथ नहीं होने देना चाहती। माँ, जैसे आप मेरे लिए मेहनत करती हो, मैं भी मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं आपका सपना पूरा कर सकूँ। आप चिंता मत कीजिए, एक दिन आपका सपना साकार जरूर होगा। आनंदा रूपाली को पढ़ाने के बाद उसे सुला देती है, जिसके बाद वो उन बीजों को ले जाकर अपनी टमाटर की खेती में डाल देती है। जैसा कि देवी माँ ने कहा था, मैंने इन बीजों को अपने टमाटर की खेती में डाल दिया है, लेकिन अब मुझे अगले दिन का इंतजार करना होगा। आनंदा अपनी बेटी के पास जाकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो अपने टमाटर की खेती के पास आती है, जहां बहुत सारे लाल लाल रसीले टमाटर उगे होते हैं। एक रात में इतने सारे टमाटर, और वो भी इतने बड़े बड़े। आनंदा फौरन एक टोकरी लेकर आती है और उसके अंदर वो टमाटर तोड़ने लगती है। जहां से भी वो टमाटर तोड़ती है, वहां अपने आप टमाटर नए उगाते हैं। ये कोई मामूली टमाटर नहीं, बल्कि जादुई टमाटर हैं। अगर एक को तोड़ो तो उसकी जगह दूसरा टमाटर अपने आप उग रहा है। आनंदा बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो बहुत सारे टमाटर टोकरी में भर लेती है और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचने लगती है। रोजाना से ज्यादा इस बार उसकी 4 गुना कमाई होती है। इतने सारे पैसे आज तो मैंने महीने का एक ही दिन में कमा लिया है। देवी माँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आनंदा उन पैसों से अपनी बेटी का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराती है और बाकी के बचे हुए पैसों से घर का राशन पानी ले आती है। ऐसे ही धीरे धीरे वो जादुई टमाटर की मदद से खूब पैसा कमाती है और अपने लिए एक अच्छा सा घर भी खरीद लेती है। लेकिन जब गांव के लोग को उसकी अमीरी दिखाई देने लगती है, वो सभी आपस में बातें करने लगते हैं। अरे ये आनंदा चौकी फटीचर है, उसके पास 1 रुपया भी नहीं था, ऊपर से ये विधवा भी है। आखिर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? मुझे तो इसके कैरेक्टर पर शक होता है। जवान है लेकिन काली है, लेकिन हो सकता है कि इसने किसी रईस आदमी को फंसा रखा हो। अरे मैं तो कहता हूँ इसकी अमीरी का राज पता लगाने के लिए हमें इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। उस दिन के बाद से गांव वाले आनंदा के घर पर नजर रखने लगते हैं
जिसके चलते उन्हें आनंदा के जादुई टमाटरों का राज पता चल जाता है। अरे अरे देखो देखो, जरा इस बिजवा के पास तो देखो, जादुई टमाटर की खेती है, तभी इतनी अमीर हो रही है टमाटर बेच बेच कर। हम गांव वालों के होते हुए ये विधवा औरत इस जादुई टमाटर की खेती का अकेले ही लाभ उठा रही है, क्यों ना हम सभी मिलकर इसका फायदा उठाएं। अगर हमने इन टमाटरों को अपने बगीचों में बो दिया तो हम भी इसी प्रकार जादुई टमाटर का लाभ उठा सकते हैं भाई। आनंदा के घर से निकलने के बाद गांव के कुछ लोग उसके घर में घुस जाते हैं और उसके घर के अंदर की खेती से टमाटर तोड़ने लगते हैं, लेकिन जो जो लालच में आकर टमाटर तोड़ता उसके हाथ जलने लगते। अरे ये सब क्या हो रहा है, मेरे हाथ जल रहे हैं, कोई इसके ऊपर पानी डालो। अरे अरे मेरे भी हाथ जल रहे हैं, अरे कोई मेरे हाथों पर पानी डाल दो भैया। केवल दुर्योधन ने ही टमाटर को नहीं छुआ था, जिसके चलते उसके हाथ जले नहीं थे। वो किसी प्रकार पानी लाकर ममता और रुपेश के हाथों पर डालता है, लेकिन आग बुझती ही नहीं। तभी वहां आनंदा आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में, और तुम गांव वाले मेरे घर में कैसे आ गए? आनंदा बहन मुझे माफ कर दे, लालच में आकर मैं तेरे ये जादुई टमाटर तोड़ कर ले जा रही थी, लेकिन देख मेरे लालच का क्या हाल हुआ। आप लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा काम करने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आप मुझसे मदद मांगते तो मैं आपकी बेझिझक मदद करती। हमसे भूल हो गई, लेकिन अब हमें इस आग से बचाइए, हमारे हाथ जल रहे हैं। आनंदा के पानी डालने से उनके हाथों की आग बुझ जाती है, जिसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। उस दिन के बाद से आनंदा गांव के गरीब लोगों की भी मदद करना शुरू कर देती है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहती है।